राज बल्लभ यादव और कौशल यादव, वह तो मानते हैं कि नवादा विधानसभा क्षेत्र यह तो मेरे माए बाप का विधानसभा क्षेत्र है। काउंटिंग के दिन समझ में उनको आ जाएगी। दोनों फैक्टर नहीं रहे, कोई फैक्टर मतलब नवादा की जनता इन दोनों से छुटकारा चाहती है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल। आप किसी गांव में सर्वे आप करवा सकते हैं, सिचुएशन बदला हुआ है, बस चुनाव का देर है जी। बस वहाँ पे रिजल्ट तो अभी आज ही क्लियर। पत्थर कोई मार देगा, कोई बालू के रेतीले पर आपको ले जाएगा और आप कहाँ रह पाएंगे। खड़ा होकर ईंट का जवाब पत्थर से। किसी मामले में कमजोर नहीं हूँ। चिराग पासवान को सीट मिल गई होती तो आप एनडीए के उम्मीदवार होते और आज नवादा के सांसद होते। अब किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे तरफ आंखें, मतलब पप्पू यादव बनना चाहते हैं नवादा का डॉक्टर अनु सिंह। बिल्कुल। पार्टियां टिकट देती है कहने का, जब तक जनता का टिकट नहीं मिलेगा चुनाव थोड़े जीत जाएंगे। ये अब हमारी पब्लिक का तीसरा छोड़िए अनुज बाबू टिकट की बात, चुपचाप आइए निर्दलीय, कोई टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग जीत जाएंगे। जो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, यदि प्रशांत किशोर का फोन आपके पास आ जाए कि नवादा को बदलना चाहते हैं डॉक्टर अनु सिंह, तो आप सहभागी बनिए हमारे साथ। तो फोन करिए तब ना मुझे सोचना है, पहले मैं क्यों इसके लिए सोचूं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ग्राउंड पे। कम से कम 20,000 वोटों से मैं जीतने जा रहा हूँ। 20,000 वोटों से आप जीते जा रहे हैं। कम से कम 20,000 से जीतूंगा। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? हम मान लेते हैं राज बल्लभ यादव या उनकी पत्नी विभा देवी। तो तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर कौशल यादव। नवादा से ही मांग उठी है और नवादा में ही अशोक महतो ने कहा कि भूरा बाल साफ करो। 2025 में भी यह बात कही गई। अब वो समय नहीं रहा, नहीं वो जमाना नहीं रहा। ये सब कहने वाले ही साफ हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव लालू यादव से अलग हैं? नीतीश कुमार का जादू आपको चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है या लोगों के मन में बुझ से गया? चुनाव में नामांकन भरने की तारीख खत्म हो रही है और आपको नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, अमित शाह भी मान लेते हैं, बुलाकर कहते हैं कि डॉक्टर अनु सिंह आप चुनाव न लड़ो। क्या आप बैठ जाएंगे? नहीं। मांझी जाति जी, मांझी समाज के बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते। जिसके नेता जीतनराम मांझी हैं। जी। आने वाला समय में मैं प्लान कर रहा हूँ एक वैसा विद्यालय खोलूँ जहाँ पर मांझी समाज के बच्चों को कम से कम 50% उसकी होगी और 50% में अन्य समाज के गरीब बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। एक काम मैं बहुत जल्दी करूंगा, कोई बट नहीं है, 100% तय है। चुनाव मैं लड़ूंगा, प्रत्येक दिन कह रहा हूँ, हर दिन कह रहा हूँ, हर गांव में कहा हूँ, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। श्रृंखला है 2025 के धुरंधर और आज हमारे साथ हैं एक ऐसा चेहरा जिनकी पहचान सिर्फ शिक्षक और शिक्षा तक सीमित नहीं रही है। हजारों लाखों बच्चों के सपनों को दिशा देने वाले, नवादा के मशहूर मॉडर्न ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर और अब राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने वाले डॉक्टर अनु सिंह। बहुत स्वागत है अनुज जी आपका लाइव सिटीज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत। तो हम नवादा की चर्चा करेंगे आपके साथ। नवादा की राजनीति, नवादा की चुनावी राजनीति के बारे में हम और आप जो जानते हैं या बिहार जानता रहा है कि नवादा की राजनीति, नवादा का चुनाव राज बल्लभ यादव बनाम कौशल यादव के नाम से विख्यात भी है और बदनाम भी है। लेकिन अब इस लड़ाई में उतर रहे हैं आप एक नए चेहरे के रूप में। भूमिहार समाज से आने वाले, शिक्षा जगत से राजनीति की जमीन पर कदम रखने वाले। तो आज हम आपसे पूछेंगे आपकी राजनीति का रोड मैप क्या है, नवादा की जनता के लिए आपका विजन क्या है, और साथ ही करेंगे एक धमाकेदार रैपिड फायर जिससे हमारे दर्शक जान पाएंगे डॉक्टर अनुज सिंह का मजेदार और अनफिल्टर्ड अंदाज। तो डॉक्टर अनुज सिंह जी, पहला सवाल तो हम यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है और चुनाव आ ही गया है। तो जिस तरीके से रोज सुबह भगवान सूर्य का उदय तय है, तो क्या हम मान लें कि डॉक्टर अनुज सिंह का नवादा विधानसभा चुनाव लड़ना तय है कि अब भी कुछ इफ बट है? कोई बट नहीं है, 100% तय है। चुनाव मैं लड़ूंगा
और आपने देखा कि हमारी 14 सितंबर को बहुत बड़ी जनसभा हुई, जिसमें लगभग साबित हो गया है, प्रूव्ड हो गया है कि हमारे समर्थकों की संख्या इतनी अच्छी, इतनी बड़ी है कि अब वहाँ कोई और मैदान में मेरे सिवा है ही नहीं। नहीं, आपने कहा आपके सिवा मैदान में कोई है ही नहीं, लेकिन आपने कहा कि चुनाव लड़ना तय है। लेकिन 2024 में मुझे स्मरण आता है जब लोकसभा चुनाव का वक्त था और डॉक्टर अनुज सिंह की चर्चा बहुत तेज थी कि चुनाव लड़ेंगे, हेलीकॉप्टर तक की बुकिंग हो गई थी, आप किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं इसकी भी चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन अंतिम समय में डॉक्टर अनुज सिंह पीछे हट गए। 2025 में तो पीछे नहीं हटेंगे ना? मैं 2024 में कभी नहीं मैंने कहा था कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, क्योंकि हमने तैयारी जो पिछले 1 साल से उस समय किया था। 6 विधानसभा क्षेत्र नवादा लोकसभा में आते हैं, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी नहीं किया था, मैंने पार्टी के हिसाब से तैयारी किया था। तो मैं उस समय जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से मैं मेंटली कभी नहीं कहा था कि मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा। लेकिन आज 25 की परिस्थितियां हैं कि आज एक विधानसभा है, उसमें 6 विधानसभा था, तो एक विधानसभा के लिए मैं समझ लिया था उसी समय कि विधानसभा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, विधानसभा में आराम से लड़ूंगा और निर्दलीय लड़कर जीत सकता हूं। और लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद मैंने विधानसभा नवादा की तैयारी शुरू कर दी थी। उसमें हमने कभी नहीं कहा था कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन अभी जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद मैं प्रत्येक दिन कह रहा हूँ, हर दिन कह रहा हूँ, हर गांव में कहा हूँ, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा, निर्दलीय ही लड़ेंगे। 2024 पर थोड़ा सा और आ जाते हैं। 2024 में आपने कहा कि देखिए आप दलीय प्रत्याशी बनने जा रहे थे और आपको भरोसा था कि चिराग पासवान का सिंबल आपको मिलेगा, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। लेकिन चिराग पासवान के खाते में वह सीट नहीं गई। क्या आपको इस बात का भरोसा बरकरार था कि चिराग पासवान को सीट मिल गई होती तो आप एनडीए के उम्मीदवार होते और आज नवादा के सांसद होते? मैं सत्य बोलने में हमेशा विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं पेशे से पहले शिक्षक हूं। बिल्कुल मुझे बहुत विश्वास है कि यदि उनकी सीट वो होती तो मुझे वो सीट मिलती और शायद मैं वहां से चुनाव जीत ही जाता। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो सीट अगर लोजपा खाते में जाती तो सीट मुझे मिलता। लेकिन खैर जो भी हुआ हम सभी जानते हैं। बिल्कुल परिस्थितियां उस समय जो बदली, अचानक एक दिन में बदली। लास्ट जिस दिन टिकट की घोषणा हुई उस दिन ये परिस्थितियां बदली कि वो सीटें बीजेपी खाते में चली गई। तो चली गई, फिर तो सारी बातें ही बदल गई। डॉक्टर अनुज सिंह जी, देखिए नवादा के बारे में कहा जाता है नाम से ही है, जहां वादा न हो वह नवादा है। तो और देख ही रहे आप 2025 के चुनाव में क्या हो रहा है। देखिए कहने वाले यह कहते हैं कि भाई डॉक्टर अनुज सिंह नवादा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें पता नहीं है कि नवादा के जो 2 महारथी हैं, 2 महायोद्धा हैं जो आपस में टकराते रहते हैं, राजबल्लभ यादव और कौशल यादव, वह तो मानते हैं कि नवादा विधानसभा क्षेत्र यह तो मेरे माई बाप का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ तीसरा कौन आ सकता है। तो आपको लगता है कि इन्हें आप चुनौती दे पाएंगे जब उनका ही सब कुछ है, उनके ही माई बाप का सब कुछ है? तो डॉक्टर अनुज सिंह कहां से आ गए? उनको ही लड़ने दीजिए। और क्षेत्र की जनता को भरोसा भी रहा है 1990 से कि यही दोनों लड़ते रहे और जीतते भी रहे हैं। काउंटिंग के दिन समझ में उनको आ जाएगा। जी, काउंटिंग के दिन समझ में आ जाएगा। काउंटिंग के दिन समझ में आ जाएगा। 90 के बाद लगातार 2005 तक बिहार में सरकार रही थी जिनकी। 2005 के चुनाव के पहले तक, काउंटिंग के दिन के पहले तक नहीं समझ में आ रहा था लोगों को कि बिहार में बिल्कुल खेल अब बदलने वाला है। जनता ने अपना मूड बदल लिया है, हम सभी ने देखा उस समय को। तो उसी तरह से आज नवादा विधानसभा की परिस्थितियां बिल्कुल वही है। आज वहां पे कोई दोनों फैक्टर नहीं रहे, जनता उब चुकी है। किसी के माई बाप का नवादा नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टोटली जो नहीं, वर्तमान सिचुएशन को जो लोग नहीं समझ रहे उनको लग रहा है कि बस वही 2 हैं। बिल्कुल वो दोनों अब कोई फैक्टर नहीं है। इसका साइन 2020 के चुनाव में ही मिल गया। अच्छा। जब आपने देखा कि वहां पे कौशल यादव जी एनडीए का टिकट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, निर्दलीय दूसरा स्थान लाया। निर्दलीय भी वैसा जो इनके समाज के, अगर हम जाति पे बात करें तो मात्र 20,000 वोट, 25,000 वोट उनके समाज की है। उसने 48,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहा। तो बिल्कुल नवादा विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है, ये तो हमें 20 में ही दिख गया था। तो अब दोनों का फैक्टर वहां पे नहीं है। वहां 1 नंबर और नंबर पे बिल्कुल 1 नंबर पे कहिए चल रहे हैं, या चुनाव लगभग इतने करीब पहुंचकर मैं खड़ा हूं। केवल अब समय का इंतजार कीजिए।
वोट पड़ेंगे, मतगणना होगी, उसमें सारी बातें स्पष्ट समझ में आ जाएगी। वहां वे दोनों कोई फैक्टर नहीं रहे, ये सब पुरानी बातें हो गई। दोनों फैक्टर नहीं रहे, कुछ कोई फैक्टर मतलब नवादा की जनता इन दोनों से छुटकारा चाहती है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल। आप किसी गांव में सर्वे आप करवा सकते हैं। मैं तो गांव में सर्वे की मुझे क्या जरूरत, मैं तो पिछले 1.5 साल से शायद बिहार का पहला ऐसा एमएलए का कैंडिडेट हूं जो एक एक गांव का, एक एक परिवार के द्वार द्वार जाकर मैं हाथ जोड़कर सबसे मिल लिया कि जाति धर्म से ऊपर उठो, नवादा को बदलो। यदि आप विकास चाहते हो तो आपको जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा और नवादा को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक अच्छा पढ़ा लिखा प्रत्याशी को एक बार वोट देना पड़ेगा। पूरी पब्लिक पूरी वहां की मतदाता, चाहे किसी समाज के हों, हिंदू समाज के, किसी जाति के हों, अल्पसंख्यक समाज हो, लगभग उठ चुकी। आप देखेंगे वो 14 की भीड़ को आप देखिए, हमारा एक विधानसभा की भीड़ थी, वैसा व्यक्ति की भीड़ थी जो ना तो कहता है विधायक है, ना मंत्री है, ना कोई वहां पे फिल्मी स्टार आ रहे थे। अनुज सिंह को सुनने के लिए 30 से 40 हजार लोग आ गए एक विधानसभा से। कितनी बड़ी बात है, आप अंदाज लगा सकते। तो बिल्कुल एक पब्लिक अब चाहती कि पहली बार एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, जैसा उम्मीदवार को जनता को जरूरत है वैसा उम्मीदवार मैदान में आ गया, जो अपना पेट भरने नहीं आया है बल्कि जनता की सेवा करने आया है। ये बात वहां की आम पब्लिक समझ चुकी है, इसलिए वहां पर बिल्कुल लहर और सिचुएशन बदला हुआ है। बस चुनाव का देर है जी। बस वहां पे रिजल्ट तो अभी आज ही क्लियर है, बट आज क्लियर है ये तो हम नहीं कह लेंगे, क्योंकि जब तक काउंटिंग नहीं होगी तब तक आप तो अंदाज से ही कहोगे। लेकिन वहां पे कोई कंफ्यूजन अब जीतने में नहीं है, बिल्कुल हम सभी चुनाव जीतने जा रहे हैं। नहीं डॉक्टर अनुज सिंह जी, आप तो देखिए पढ़े लिखे आदमी हैं, शिक्षित आदमी हैं, और चुनावी तिक्रम को अब आपको समझना है। देखिए चुनावी गणित को, चुनावी साम दाम दंड भेद को जो लोग जानते हैं वह कहते हैं कि जब बात बाहुबल की आती है, धनबल की आती है, तो इसके आगे कॉपी किताब वाले हार जाते हैं। तो वहां जो दोनों हैं उनके पास बाहुबल भी है, उनके पास धनबल भी है, किसी के पास पहाड़ है, किसी के पास पत्थर है। इसमें कहां पत्थर कोई मार देगा, कोई बालू के रेतीले पर आपको ले जाएगा, और आप कहां रह पाएंगे। मेरे पास कलम है, कलम है, कलम है। हाँ, कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है जी। और आज के समय में कलम की वजह से हमने इतना वहां काम किया है, इतना वहां का जो वहां के मतदाता हैं सभी जाति धर्म के इतना मजबूती से साथ हैं कि सारे पहाड़ वाले, बालू वाले सारे अब उस आंधी में कहाँ उड़ेंगे पता नहीं। मैं एक ऐसे कह सकता हूं कि एक तरफ किसी ने पहाड़ को जैसे भी सरकार का टेंडर लेकर ही समाप्त किया, पहाड़ को, नेचुरल सीन को समाप्त किया, किसी ने नदियों की खूबसूरती को खत्म किया। मैंने शिक्षा का दीप जलाया, शिक्षा का दीप जलाया। अच्छा। सोचिए कितना अंतर तीनों में है। तो आज के समय में अब हमारी पब्लिक पढ़ लिख गई, हर 10 साल पर परिस्थितियां बदलती है। आज सभी जाति धर्म के मतदाता, खासकर युवा वर्ग, अब सब कुछ समझने लगा है। वो चाहती है कि एक वैसा व्यक्ति आए जिसका विजन हो जी, उसका कुछ सोच हो कि हमें अगर मौका मिला तो मैं क्या करके दिखाऊंगा। तो हम एक अच्छा विजन लेकर आए हैं। हमारा एक है नारा है, जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करना, जाति धर्म में ना पढ़ो, सिर्फ विकास की बात करो। दूसरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार, सिर्फ विकास, ये हमारा नारा है और इसको जनता खूब पसंद कर रही है। इसी की जरूरत है। अब मतदाता 2025 का जागरूक मतदाता हैं और बाकी हम 1 साल सवा साल में घर घर घूमकर लोगों को जगा दिया। इसलिए अब वहाँ कोई सब बातें सारी पुरानी हो गई, अब कोई बाहुबली नहीं है और मैं वहाँ पे किसी मामले में कमजोर नहीं हूँ। मैंने समर्थकों से भी अपनी सभा में कहा कि कोई अन्याय करोगे तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तेरे से कोई अन्याय करेगा तो मैं तेरे लिए खड़ा होकर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मतलब राजबल्लभ और कौशल से भी टकराना हुआ तो टकराएंगे। किसी से कोई मैं न गलत करूंगा। मेरी शुरू से पॉलिसी रही अपने जीवन में, न गलत करो न करने दो, न अन्याय करो न अन्याय सहो। अन्याय सहना भी अन्याय करने के बराबर है। इसलिए मेरा सिद्धांत है कि न गलत करो न करने दो। यदि कोई अन्याय करेगा हमारा जिला नवादा में, खासकर हमारा विधानसभा में,
तो मैं किसी को भी जवाब देने में सक्षम हूं। मैं किसी को माफ करने वहां नहीं जा रहा हूं। आप कह रहे हैं जवाब देने में सक्षम है। देखिए, हम 1990 से 2005 के दौर में भी आ रहे हैं। आपने अभी कहा था और कहा कि 2005 के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन इसके पहले एक सवाल लेना चाहते हैं। आप कह रहे हैं हम किसी से भी टकराने में सक्षम हैं, तो ये पहाड़ वाले के पास, बालू वाले के पास जितना धन बल है, उससे धन में भी टकराने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी? सबसे बड़ी बात है, सारी बातें तो खुलकर मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि मैं किसी मामले में कमजोर नहीं हूं। हाँ। मैं सबसे, हर तरह से सबसे बड़ी ताकत मेरे साथ है जनता की ताकत। आप कितना भी कर लोगे, केवल धन और बल से चुनाव अगर जीता जाता तो हमारे देश में बहुत सारे धन बल वाले ही MP MLA होते और देश के प्राइम मिनिस्टर होते। फिर हमारे नरेंद्र मोदी जैसे लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। तो धन बल सब कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा बल होता है जनता का बल, जनता का समर्थन। अब रही बात की अदर बात, तो बाकी सारी बातें कुछ अंदर भी रहती, सारी बातें कहीं नहीं, सारी बातें कहीं नहीं जाती है, मतलब वहां भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। देखिए, आपने कहा 1990 से 2005, जैसे ही आपने जिक्र किया, नवादा इतना तबाह था, इतनी हिंसा होती थी। मुझे याद है, मैं आज अखबार में काम करता था, फिर 2000 में दैनिक जागरण में आ गया। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था कि नवादा मुझे पटना से चलकर जाना होता था। इतनी हिंसा होती थी, इतनी हत्याएं होती थी, पूछिए मत। जब हम याद करते हैं तो सिहरन हो जाती है उन दृश्यों को देखकर, जब नवादा जल रहा था अखिलेश सरदार बनाम अशोक महतो की लड़ाई में। आज भी दोनों, देखिए अशोक महतो तो अब जेल से भी छूटकर, तो यह जो लड़ाई है, आपने महसूस किया कि 1990 से 2005 और 2005 से 2025, इन दोनों दौर को आप किस रूप में याद करते हैं नवादा के लिहाज से? देखिए, वह दौर सचमुच में बहुत दुख भरा समय रहा था नवादा के लिए। कुछ यादें हैं आपकी? बहुत सारी यादें हैं। वो यादें अब हम लोग करना नहीं चाहते। वो यादें तकलीफ पहुंचाने वाली यादें हैं। जब वो सब खबरें हम लोग सुन लिया करते थे, आप तो वहां जाते थे पटना से। जी बिल्कुल। हम लोग वहां रहते थे जी। तो रहने वाले की तकलीफ तो सर्टेनली ज्यादा है। तो वो दौर एक समय था, उस समय हमारी सरकारें भी इस पर कमजोर थी, काम नहीं कर, मतलब लालू यादव की सरकार कमजोर थी? बिल्कुल, इसमें निसंदेह कमजोर थी सरकारें। और उनका विजन नहीं था कि हम कैसे अपने राज्य में अमन चैन लाएं, कैसे जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों को आगे बढ़ाएं। तो जब तक सरकारों के अंदर एक विजन नहीं होगा, आप जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्ग की चिंता ना करेंगे, समाज में द्वेष फैलने और फैलाने का अवसर देंगे लोगों का, वैसे लोगों को पकड़ के आप कानूनी दंड नहीं देंगे, तो वो लोग ऐसा करेंगे। निस्संदेह जब से NDA की सरकार 5 में आई, इस पर अच्छा काम लोगों ने किया। मैं इसकी सराहना करूंगा बिहार का एक नागरिक होने के नाते। इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ और आज वो दौर कम से कम नहीं है। उससे हमारा बिहार बाहर, यानी हमारा बिहार बाहर निकल चुका है। बहुत हद तक इसमें बिल्कुल कंट्रोल है। ठीक है, थोड़ी बहुत कहीं ऐसी बातें होती, उसका उपाय कानून के माध्यम से प्रशासन का सहारा लेकर किया जाएगा। उसमें आज की प्रशासन उसमें सहयोग करती है, सक्षम है। और अब वो समय आने वाला नहीं है और अब वो समय नहीं रहा। आज का समय अब धीरे धीरे बदल रहा है। जब मॉडर्न समूह की आपने स्थापना की होगी, 1990 का ही दौर होगा, आपको किसी से धमकी नहीं मिली थी या किसी से रंगदारी, किसी ने आपसे रंगदारी नहीं मांगी थी? देखिए, बीच में थोड़ी सी पहले तो जब मैंने शुरू किया था, इतना मैं छोटा था कि मुझे देखने वाला कोई नहीं था। अच्छा। 4 कमरे मैंने एक विद्यालय शुरू किया था और 4 कमरे का किराया कहाँ से आएगा मुझे, ये भी मुझे पता। कौन सा साल है वो? 15 जनवरी 93 की बात है, 93 कही जी। तो 93 4-5 साल तो मुझे कोई जानता भी नहीं था, बट मेरी एक नेचर थी शुरू से ईमानदारी और मेहनती जी। तो ईमानदारी और मेहनत के बल पर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब समय आया, थोड़ा मैं जगह पे आया, तब थोड़ी सी कुछ लोगों ने मुझे नवादा में पहचानना शुरू किया और डिस्टर्ब करना, धमकाना शुरू किया। कई उसमें कुछ लोगों ने हमें जहां तहां कुछ लोग ने परेशान करना शुरू किया। मैं सबसे लड़ता रहा और लड़कर वही कहते ना, अंत में सत्य की विजय होती है। किसी को रंगदारी दी कि नहीं दी? रंगदारी दिया नहीं दिया नहीं, वो मेरा नेचर। मैं किसी में कहा ना कि किसी ने रंगदारी मांगी भी तो आपने चुनौती से मुकाबला किया कि जो हो करूंगा मैं। रंगदारी मांगी गई थी लोगों ने। वहां पे हमने एक FIR भी किया था। अच्छा। चर्चा ज्यादा क्या करूं, बट हमने FIR भी किया था। तब जो उस समय के लोग, नेता लोग थे जो हमें डिस्टर्ब करना चाहते थे, ये दोनों नहीं थे ना? ये दोनों उसमें नहीं थे। तो चूंकि ये दोनों उस समय हमारा क्षेत्र में नहीं आते थे, उस समय परिसीमन के बाद वो हमारा गांव इस क्षेत्र में नवादा में आया। पहले मैं जहाँ रहता हूँ वह क्षेत्र हिसुआ विधानसभा में, उसमें थोड़ी ये सब बातें हुई थी।
खैर वो सब दौर भी समाप्त हुआ, मैंने सबका डटकर मुकाबला किया और आज भगवान की कृपा से मैं सबसे बिल्कुल हर मामले में सक्षम हो गया हूँ। अब किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे तरफ आंखें खोल मतलब दिखा दे। हाँ, आंख दिखा दे, अब किसी की हिम्मत नहीं है। आंखें दिखा दे। देखिए, आपने पॉडकास्ट में ही प्रारंभ में ही इस बात का ऐलान कर दिया कि आप निर्दलीय लड़ेंगे नवादा। क्यों ऐसा हुआ? क्या आपका झुकाव तो एनडीए की तरफ दिखाई पड़ रहा है? आपने नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर दी, 2005 के बाद हुए बदलाव की भी तारीफ कर दी और चिराग पासवान के साथ रिश्ते की भी बात कर दी। तो आपने अप्रोच नहीं किया क्या कि राजवल्लभ यादव जब बाइज्जत बरी हुए और फिर उनका झुकाव एनडीए की तरफ दिखा तो आपने मान लिया कि उधर से तो नहीं मिलना है, इसलिए मुझे निर्दलीय ही लड़ना है? नहीं, ऐसा मैं मान नहीं लिया हूँ। मैं अभी भी जहाँ जरूरत है उन लोगों के संपर्क में हूँ। हमारी पहली पसंद स्वाभाविक है कि जब कोई भी आदमी मैदान में आता है तो चाहता है कोई एक अच्छा राजनीतिक दल हो। तो नवादा के हिसाब से जो सुटेबल है वो मैं कर रहा हूँ। मैं फिर से वही कहूंगा, सारी बात कही नहीं जाती, बहुत सारी बातें समझी जाती है, तो मैं उसमें प्रयासरत हूँ। यदि वहां पे पहली जो हमारी पसंद है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ, अगर वो उसमें सफलता मिली तो सर्टेनली मैं वहां पर हो सकता है टिकट से लड़ूं। मतलब एनडीए से उम्मीदवार बनने को आप तैयार हैं? अब देखिए, आरजेडी पसंद नहीं है वहां पे जो सिचुएशन है उस हिसाब से आरजेडी पसंद नहीं है जी। अनु सिंह को कहने, बिल्कुल अनु सिंह को वहां पे यदि मौका मिला, यदि वहां पे सिचुएशन बना तो मैं वहां पर सिचुएशन के हिसाब से मैं उपाय करूंगा, सोचूंगा। पहले मैं क्यों सोचूं? पहले अपनी ताकत और जनता का प्यार, पहले जो कन्फर्म है हम अपने बल पे लड़ना, अपने बल पे कुछ करके दिखाना, अपने बल पे चुनाव जीतना, ये तो कंफर्म है। मतलब पप्पू यादव बनना चाहते हैं नवादा का डॉक्टर अनु सिंह? बिल्कुल पप्पू यादव अगर कहिए मेहनत करके, जनता जो हमारी, हम कहते हैं, हमारा कहना है कि असली टिकट तो जनता के हाथ में। पार्टियां टिकट देती है कहने का, जब तक जनता का टिकट नहीं मिलेगा आप चुनाव थोड़े जीत जाएंगे। पार्टियां तो टिकट दोनों गठबंधन देती है अपने अपने क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को। जीतती तो है एक, कौन जीतती है? जिसके पास जनता के टिकट होती है या कि ये मेजोरिटी में जनता उसको पसंद करती है। तो आखिर तो टिकट लेकर जनता के पास ही जाना है। तो मैं पहले ही 1.5 साल जनता के दरबार में हूँ, इसलिए मुझे इस बात का फिक्र भी नहीं है और जनता का सहयोग भी मिल रहा है। मैं हर हाल में जनता के सहयोग से, कहिए जनता पार्टी से टिकट में लड़ूंगा। अब उसमें कहीं बीच में कोई पार्टियां अगर अच्छी गठबंधन अगर हमें वहां पे मौका देगी, ऑफर देगी तो सोचूंगा, देखा जाएगा। सोचूंगा उस पर। हमारा जो कोर कमेटी है, हम लोग, हमारी भी अपनी कमेटी है, जिससे राजनीतिक दल के पंच कहता है उनके कमेटियां होती है। हमारी भी अपनी, हमारी पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, पंचायत के प्रमुख लोगों की कमेटी, सारी कमेटियां मेरी बनी हुई है। हमारी कमेटी, बूथ कमेटी सबसे स्ट्रांग है। कोई राजनीतिक दल भी उतनी अच्छी स्ट्रांग बूथ कमेटी नहीं बना पाएगी, इतना अच्छा मेरी बनी है। और वो मैं 6 महीने पहले बना के बैठा हूँ। 6 महीना पहले? बिल्कुल। अब मेरा केवल रिवीजन हो रहा है ग्राउंड पे कि वो बूथ पे रियल में मौजूद रहेंगे, वो कहीं हमें धोखा तो नहीं देंगे, इसकी मैं जांच कर रहा हूँ। तो सारी व्यवस्था मैं कर लिया हूँ कि यदि वहां पे कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी मुझे सपोर्ट नहीं करती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं इतना वहां पर व्यवस्था कर लिया, पब्लिक का, खासकर जो जनता से मैं इतना करीब हो गया, सभी जाति सभी धर्म के मतदाता से इतना मैं करीब हूँ, इतना उनके दिल में अपनी जगह बना लिया कि हमें वहां पर किसी बात का फिक्र नहीं। वहां पर मैं, हमारी 14 की सभा के पास पहले पब्लिक हमारी कंफ्यूज होती थी कि निर्दलीय क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, किसी पार्टी में ट्राई करते। 14 की जनसभा जो 30-40 हजार की हुई, हमारे समर्थकों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हुआ है कि अब हमारी पब्लिक का तीसरा, छोड़िए कानूज बाबू टिकट की बात, चुपचाप आइए निर्दलीय, कोई टिकट की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग जीत जाएंगे। अच्छा डॉक्टर अनु सिंह जी, आप ये बताइए, देखिए आप नवादा को बदलने की बात कर रहे हैं, जो कुख्यात हैं, जिनके कारण बदनामी है, उनसे निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, तो नवादा बदलने की बात, एक और नेता हैं और तीसरी शक्ति के रूप में उभरे हैं जो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर। यदि प्रशांत किशोर का फोन आपके पास आ जाए कि नवादा को बदलना चाहते हैं डॉक्टर अनु सिंह, तो आप सहभागी बनिए हमारे साथ, तो प्रशांत किशोर के बारे में आपने सुना है और प्रशांत किशोर को किस रूप में आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, मैं पहले भी कहा कि मैं सत्य बोलता हूँ और मेरा नेचर है कि सही, अगर हमारी जिससे अच्छी संबंध नहीं है, अगर वो भी अच्छा काम करेंगे मैं अच्छा ही बोलूँगा।
तो प्रशांत जी बिहार के लिए अच्छा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर अच्छा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा कर रहे हैं। और मैं वहां पे, अब रही की बात फोन करेंगे या कोई पार्टियों के नेता आपको फोन करेंगे, तो फोन करेंगे तब ना मुझे सोचना है, पहले मैं क्यों इसके लिए सोचूं? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ग्राउंड पे, मुझे चुनाव जीतने के लिए जो करना चाहिए मैं कर रहा हूँ, मैं तो अपने को मेंटली तैयार कर लिया हूँ, मुझे लड़ना है वहां से, चुनाव जीतना है, लड़कर लड़ना नहीं, मुझे जीतना है। और मैं बता दूं, इंटरव्यू में मैं बता रहा हूँ कि मानकर चलिए कि मिनिमम 20,000 से हमारी जीत वहां होगी, कम से कम 20,000 वोटों से मैं जीतने जा रहा हूँ। 20,000 वोटों से आप जीते जा रहे हैं? कम से कम 20,000 से जीतूंगा। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से यदि एनडीए वहां पे टिकट वहां पे कहता है किसे देती है, इस पर निर्भर करता है। हम मान लेते हैं राजवल्लभ यादव या उनकी पत्नी विभा देवी को, तो तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौशल यादव। फिर वही हाल होगी, वहां पे लड़ाई संभवतः होगी हमारी और आरजेडी की भी। जी बिल्कुल। एनडीए वहां तीसरे नंबर पे जाएगी, क्योंकि मैं तो कहा कि मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, तो एनडीए वहां तीसरे नंबर पर जाएगी। और वहां पे अब रही बात की प्रशांत किशोर या कोई एनडीए, कोई भी पार्टियां या उनके नेता जब हमसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तब ही मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले मैं क्यों सोचूं, ज्यादा उस पर अपना दिमाग को क्यों खर्च करूं। अच्छा, अब देखिए, नवादा में जब ग्राउंड जीरो से हमारी टीम रिपोर्ट ले रही थी, आपका पॉडकास्ट करना था, तो एक चर्चा थोड़ा कम ही लेकिन सुनने को मिला कि डॉक्टर अनुज सिंह को यदि कोई अलायंस हिसुआ से टिकट दे दे तो वह नवादा छोड़कर हिसुआ भी चुनाव लड़ने को चले जाएंगे। आपके मन में कोई ऐसा ख्याल है क्या? नहीं, मैं नवादा की पब्लिक और नवादा की अपने जो हमारे देवतुल्य मतदाता हैं जी, आज जिन्होंने इतना समर्थन मुझे किया है, अब मैं नवादा से ही चुनाव लड़ूंगा। नवादा से ही चुनाव लड़ेंगे। आपने माना कि देखिए, दूसरे नंबर पर यदि आप लड़ते हैं तो लालटेन होगा, मतलब तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी। तो लालू यादव के बारे में तो आपने कही दिया कि भाई उनके पास निर्णय की क्षमता या नियंत्रित करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब राजद को लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, मैं बिहार का भविष्य हूं। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव लालू यादव से अलग हैं? और जो लोग यह कहते हैं कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर वह पुराना दौर लौट आएगा, क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, बहुत हद तक उन्हें अपने, अगर वो बिहार का भविष्य या के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनकी अपनी पार्टियों की नीतियों में और अपने समर्थकों के व्यवहार में बहुत कुछ परिवर्तन उन्हें लाना पड़ेगा। अशोक महतो को ले आए तो हैं, ये तो और गलत हुआ उनके गलत लिए, हुआ, बिल्कुल हाँ, गलत हुआ। हाँ। जब आप वैसे लोगों को प्रीफर करेंगे, अशोक महतो जैसे लोगों को, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के प्रति विश्वास, लोग कोई पार्टी वैसे लोगों को प्रीफर करेगी जो जिनकी जनता में अच्छी छवि नहीं है, जिसकी वजह से कहीं कहीं वहां पे जो भी हमारे जिला में जितनी घटनाएं घटी, तो वैसे लोगों को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आम जनता का विश्वास आप पर घटेगा। जनता चाहती शांति, खुशहाल जिंदगी चाहती, वो क्रांति नहीं चाहती। आप वह समाज में विभेद पैदा नहीं करना चाहती, बैकवर्ड फॉरवर्ड जनता नहीं चाहती, जातीय दंगे नहीं चाहती जनता। तो अगर वैसे लोग को लाएंगे, वैसा स्टेटमेंट देंगे, तो आपके प्रति तो विश्वास लोगों का घटेगा। नवादा से ही मांग उठी है और नवादा में ही अशोक महतो ने कहा कि भूरा बाल साफ करो। 2025 में भी यह बात कही। क्या लगता है कि भूरा बाल को साफ किया जा सकता है? भूरा बाल का मतलब होता है भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। कोई भूरा बाल को साफ कर देगा इस तरीके से? अब वो समय नहीं रहा, नहीं वो जमाना नहीं रहा। हाँ। ये सब कहने वाले ही साफ हो जाएंगे, ये सब कहने वाले ही साफ हो जाएंगे। अब जातिगत दंगे ये लोग इसलिए बोलते हैं ताकि फिर से वो माहौल बने 90 से 2000 के बीच के दशक वाली, ताकि वोटों का फिर से ये हो। अब वो सब होने वाला नहीं। अब ये सब का इस तरह से बोल करके अपना छवि खराब करते हैं। अब जनता के बीच जाकर विकास की बात करे, हम एक अच्छा विजन लेकर जाए ताकि जनता को एक आम पब्लिक एक खुशहाल जिंदगी मिले। ऐसा विजन लेकर जाते हैं तो जनता पसंद करेगी। मैं नवादा वही विजन लेकर गया हूँ, जनता मुझे पसंद कर रही है। अब वो सब जो 90 और 2000 के बीच का जो दशक में जो आप लोगों ने किया, वो चाहते वही पैटर्न पे आज काम करें। आज पब्लिक 2025 की, भाई अपने को बदलो, अपनी सोच बदलो, अपना स्टेटमेंट बदलो, तो आप किनारे ही रह जाओगे। अच्छा, जब आप अपने लोगों के पास जाते हैं, जो वोटर हैं आपके चुनाव में, उन्हें जाते हैं तो आप क्या समझाते हैं? क्योंकि वोट तो बटे हुए हैं एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, इनके ही मत हैं। तो आप नवादा की भाषा में उन्हें कैसे समझाते हैं? जब गांव जाते हैं तो आपको किस तरीके से लोग लेते हैं और कैसे आप उनसे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं जिससे उनको लगे कि कोई अपना आया है, कोई पराया नहीं आया है? देखिए,
हमारा मगध का वो जिला जी है बिल्कुल। नवादा, हम लोग मगही बोलते हैं। वहां पर जैसे मैं जाता हूँ, बोलता हूँ हाथ जोड़कर प्रणाम भाई जी, प्रणाम बहन जी, तोहर घर एलिए, तोहर सब परिवार से मिले ले, सब परिवार से मिल के चाहिए कि जरिए अपन मन के बात कुछ कहिए। तो महिलाएं बोलती कहो की बात है या जो भी होते हैं। तो वहां पे भी मैं कहता हूँ कि देखा 35 साल हो गलो, हमार जे क्षेत्र हो नवादा, ये सब दो ही लोग यहाँ 35 साल से विधायक में जीत रहल कुन है। और तोहर नाली देखला, अपन गली देखला, अपन कहता है तोहनी कॉलोनी देखला, कितना बुरा हाल हो, कैसन रोड पे कीचड़ हको। अगर तोहनी जात पात में पड़वा ने तो फिर ऐसी ही रह जीतो। अबरी तोहनी चाहा कि नवादा के विकास होवे, तोहर गांव चकाचक हो जाए, तोहर नाली गली सड़क बढ़िया होवे, तोहर कॉलोनी में तोहर वृद्धा पेंशन में घूस नहीं लगे। अगर तोहनी चाहो कि सब में परिवर्तन हुए, तोहर बाल बुतरू अच्छा स्कूल रहे, अच्छा हॉस्पिटल अगल बगल रहे, किसान के समय पर खाद मिले, तो तोहनी की एक अच्छा पढ़ा लिखल के अबरी वोट देवे पड़तो। जात पात से ऊपर उठी है, दिल के बड़ा करी है। एक बार हमरा ऐसा पढ़ा लिखल एलियो है, हम पेट भरे वाला आदमी नहीं हो, हमरा भगवान जितना दिलखुन है ओकरा से हम बिल्कुल खुश ही अपन जिंदगी से। हमरा मौका देवा तो तोहर जिंदगी बदलवो, आ तोहनी जनता के काम करवो, तोहर काम हो जीतो, तोहर जिंदगी बदल जीतो, तोहर काम हो जीतो, हमार नाम हो तो भगवान पर हमरा कर फल मिलतो। इतने ले लियो है, एक बार मौका दिया। अच्छा, तो जनता इसके बाद क्या करती है? इसके बाद उनका चेहरा आप देखिएगा तो भावुक हो जाती है। लोगों को लगता है पहली बार कोई एक अच्छा इंसान लगता है आया मेरे दरवाजा पे। और थोड़ी सी और बातें बढ़ती है, कुछ महिलाएं कहती है, कुछ महिलाएं कहती है अरे ती तो सब कहे वोटवा के टाइम आवा है तो सब ऐसी आके बोला है, ऐसे कहा है करवे वो करवे, लेकिन वोटवा जब जीत के जा है तो कोई कुछ नहीं, फिर देखे भी नहीं आवा है। तो फिर मैं बोलता हूँ बहन जी, देखा बहन जी, तुहर दुआरी पर विधायक के वोट मांगे आज तक तो कोई नहीं लो 35 साल से। अच्छा, 35 साल से विधायक की या एमपी के वोट मांगे ले कोई दुआरी नहीं घूमा है। गांव में 2 लोग 4 लोग के रखा है और ओकरे द्वारा अपना वोट के लिए बात कर रहा है। हम तो पहली बार विधायक के वोट मांगे ले लियो, हम मुखिया बाढ़ ले नहीं लियो, हम विधायक के वोट मांगे ले लियो। देखा तुहर दुआरी पर खड़ा ही हो, आ देखा बहन जी हम ही एगो लियो, बाकी वोटवा के दिन तक इंतजार करिया, आ कोई तुहर दुआरी पर वोट मांगे नहीं तो हम ही एलियो, हम ही आल रह जीवो, तो नहीं पहचाना। दुकनी हम जाओ ने सोना कर दे ले कनवाली गुल्फी, तो देखो जब परी तू पहचाना होने की कौन रोल्ड गोल्ड है कौन सोना है जी, तो पहचाना होने की कौन रोल्ड गोल्ड है कौन सोना है। तोरा दुकानदार अगर देते रोल्ड गोल्ड तो तू पहचान जीवो कि रोल्ड गोल्ड है नहीं लेवो, तो यहाँ पे तू पहचाना। दुनिया में अभियो ईमानदार बचा है बहन जी, एक बार विश्वास करा, हम रोल गोल नहीं हो, हम सोना ही हो, हम तोरा धोखा नहीं देवो। तो पता कर ला हमारा बारे में, 2 महीना भी टाइम है को, 2 महीना हमारा बारे में पता कर। अगर लग तो अच्छा से कि नहीं अच्छा इंसान है, जीत के कुछ करते तो हमारा एक बार मौका दी है। अगर लग तो कि नहीं गड़बड़ आदमी तो हमारा वोट नहीं दी है। इतना के बाद बहनें सब भावुक हो जाती है, लोग को लगता है कि एक अच्छा इंसान सच में है। और जब मैं आगे बढ़ता हूं तो पीछे से महिलाएं बोलती है, हमारे समर्थक पीछे सुनते हैं, वो कहती लगा है अच्छा आदमी है, बोली चाल भी बढ़िया है, एक बार मौका देने का चाहिए, एक बार मौका देने का चाहिए, ये बोलती है। तो देखिए आप तो कह रहे हैं कि देखिए ऐसी महिलाएं बोलती हैं, लेकिन किसी यादव बस्ती में आप जाते होंगे, क्योंकि राजवल्लभ यादव और कौशल यादव, तो वहां तो लोग आपको धिक्कार देते होंगे, अरे डॉक्टर अनुज सिंह छोड़िए ना, हम तो यादव के वोट देंगे, चाहे राजवल्लभ को देंगे चाहे कौशल को देंगे, आप कहाँ आ गए न 3 मिनट 13 में, न राजवल्लभ मेरा नेता है, कौशल मेरा नेता है, मेरा नेता तेजस्वी यादव है, मेरा नेता लालू यादव है, अनुज सिंह कहाँ से हो गए? यादव बस्ती में जाने से डरते होंगे आप? जितना विधानसभा में किसी भी जाति का गांव हो जी, हिंदू के किसी जाति का गांव हो या अल्पसंख्यक समाज का गांव हो, मैं एक एक गांव एक एक दरवाजा घूम लिया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई गॉड, लगभग 1.25 साल हो गए, एक भी गांव में एक आवाज चूह तक किसी ने विरोध में नहीं किया। अच्छा, यादव समाज का गांव जाता हूं तो वहां भी 25% लोग तो एकदम शौक से हमें वहां पे बैठाते हैं, उठाते हैं। कुछ लोग शांत रहते हैं, लेकिन वहां भी हमें ऑनर देने वाले, उनके दिमाग में भी है कि नहीं अनुज सिंह अच्छा आदमी तो है, कुछ नहीं किया, नवादा के में को एडुकेशन में बहुत आगे बढ़ाया है, तो उस गांव में भी हमें सम्मान मिलता है। और वहां भी अब हाल में मैं गया था 10 दिन पहले, नवादा का एक प्रसिद्ध मोहल्ला है यादव समाज का, मंगर बीघा। आप यकीन करेंगे मंगर बीघा नवादा सिविल कोर्ट के जस्ट अपोजिट है। लगभग 1 घंटा तक अंग्रेजी बाजा वो सब जो होते हैं
ताशा पार्टी सब लेकर 1 घंटा लोग बजाते रहे। पूरा मंगल विवाह के 50 लड़के हमें वहां रिसीव करके पूरा मंगल विवाह घर घर घुमाया और घर घर घुमाकर जाकर मीटिंग किया। वे लोग भी अब चाहते हैं कोई अच्छा इंसान आए जो काम करे, कुछ विजन लेकर आए। वो भी उसमें भी जो नए लड़के हैं, नए जमाना के लोग हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे, उनको लगता है कि नहीं अब हम लोग जात पात में पढ़ के अपने को बर्बाद कर रहे हैं, कोई अच्छा इंसान आया जिसे मदद करना चाहिए। तो यादव समाज के गांव में भी, अल्पसंख्यक समाज के गांव में भी बहुत स्वागत लोग करते हैं। मैं उनके लिए भी कम से कम इतना कहूँगा कि वहां भी बहुत स्वागत लोग करते हैं। और राज तक पूरे हमारी 1.25 साल के घर घर द्वार द्वार के जो जनसंपर्क अभियान में एक जगह किसी ने विरोध नहीं किया, एक जगह यादवों ने भी विरोध नहीं किया, कहीं नहीं। नवादा के बारे में बड़ी शिकायतें रहती है कि वहाँ के जो विधायक बनते हैं ना, कमीशन इतना लेते हैं कि मत पूछिए। विकास जो है ना वह आसमान में चला जाता है। तो डॉक्टर अनुज सिंह को कोई कमी तो है नहीं। नवादा की जनता को आप भरोसा दिलाएंगे कि डॉक्टर अनुज सिंह को कुछ नहीं चाहिए, नवादा बदलना है? मैं क्या बोलूं, ये पूरा नवादा की आम पब्लिक बोलती है कि पहला बार कोई एगो अइले हने अनुज सिंह के पैसा उसका दिक्कत नहीं है बेचारा के, ये अइले है तो कुछ करता है। पब्लिक के अंदर से अब आ जाती है, कम से कम 500,000 लोग ऐसा बोलते हैं आपको क्षेत्र में मिल जाए कि ये अइले तो ये पेट भरे नहीं है, कोई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा इंसान है, ये अइले तो कुछ काम करते, मेरा पैसा कौड़ी नहीं चाहिए। मैं क्या बोलूंगा, हमसे ज्यादा तो पब्लिक बोलती है। और बिल्कुल सच है कि पहला बार एक विधायक नवादा जिला को मिलेगा जो बिल्कुल हर तरह से 100% जनता के लिए जिएगा। आपको विश्वास होगा, नवादा जो हम कहिए नवादा जिला की राजधानी नवादा टाउन है, उस राजधानी में भी एक भी विधायक पब्लिक के लिए रोज 2 घंटा उपलब्ध नहीं रहते हैं। रोज तो छोड़िए, 30 दिन तो छोड़िए, महीना में 15 दिन भी कि आम पब्लिक जाके अपना दुख दर्द सुनाए, कोई जनप्रतिनिधि महीना में 15-20 दिन में वहां पे कभी भी नहीं रहते हैं। अपने जिंदगी में खोए रहते हैं, अपना बिजनेस और जो ही कहिए ऊपर कहाँ रहते हैं वो जाने। एक भी पता करने की बात है, कोई नहीं रहते। पहली बार अनुज सिंह जीतेगा, एक ऐसा विधायक मिलेगा जो नवादा की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर जो नवादा की व्यवस्था हो, चाहे किसानों की बात हो, गरीबों की कॉलोनी की बात हो, पहला बार एक विधायक मिलेगा जो जीतने के बाद उनकी गलियों में जाएगा और उनसे उनके दुख दर्द को बात करके उसकी समस्याओं को दूर करेगा। नहीं, ठीक है डॉक्टर अनुज सिंह जी, आप कह रहे हैं कि भाई दूर करेगा समस्याओं को। आपने इंगित किया है, आप 1.25 साल से घूम रहे हैं, कि नवादा की वो 5 समस्याएं जो डॉक्टर अनुज सिंह को चुभती है और यदि मौका मिल गया तो उसका हल निकालने का आप प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं नवादा को जाम से मुक्ति दिलाऊं। जाम से मुक्ति, हमारे एक स्टेशन रोड है, अब ओवर ब्रिज का शिलान्यास कहता है लोगों ने एक किया है, भूमि पूजन किया है या जो कहिए बनाने के लिए, जो के बारे 15 साल से समस्या थी। ठीक है, थोड़ी सी अगर बन गया तो पता नहीं कितना दिन में बनेगा, थोड़ी सी उससे मुक्ति मिलेगी। बट पूरे अभी भी अगर नवादा में पहला काम हमारा प्लान है रिंग रोड हम बना दें। अच्छा, रिंग रोड बनाएंगे तो हमारी सारी जाम से मुक्ति मिल जाएगी आप लोगों को। दूसरी बात है कि नवादा की सफाई, वहाँ की सड़कें, वहाँ की नालियां, वहाँ की जो गंदगी है, नवादा शहर के बीच से खुरी नदी निकलती है, बहुत गंदी नदी है, इतनी गंदगी उसमें लोग डाल देते हैं। पब्लिक को थोड़े मैं जागरूक करूंगा और नदियों में मैं हर कहता है 500 मीटर में एक चेक डैम बनाऊंगा। अभी बरसात के दिनों में आप देखिए कि सारा नवादा जिला के नदियों की पानी मोकामा के टाल में आके जमा हो रहा है। अगर उन नदियों में हम 500 मीटर पे थोड़ा एक बांध बना के उनकी पानी को हम रोक ले और अभी से सिंचाई के काम ले आए और उसको हम बिल्कुल डैम का रूप दें, तो हमारी नदियां कि पानी जो है वो रुक जाएगी, उसे सिंचाई का भी काम ले लूंगा मैं, वाटर लेवल भी मेरा मेंटेन हो जाएगा, अगल बगल पेड़ पौधा लगाऊंगा, पर्यावरण की सुरक्षा भी हो जाएगी और अगल बगल में कहता है उसको रोड का शक्ल देकर दोनों किनारा को अगर बैठने की जगह बना दूंगा तो पार्क की कमी दूर हो जाएगी। ये नवादा शहर के लिए एक मैं कुछ छोटी छोटी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करूंगा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ताकि जो हमारे नवादा जिला के लोग जाते हैं ना कल कमाने के लिए सूरत जाना ना पड़े। तीसरी बात कि नवादा किसानों के लिए मैं काम करूंगा, हर गांव में ट्यूबवेल, हर पंचायत में कम से कम ट्यूबवेल हो और उसके बाद बिजली में भी कहीं कहीं बहुत कम है। हमारा एक नारदी प्रखंड से मैं आता हूँ जब नवादा विधानसभा, अभी जब जरूरत पड़ती है ना 2-3 घंटे बिजली वहां मिलती है।
2-3 घंटे 2-3 घंटे बिजली मिलती है। अच्छा, जब जरूरत होती है किसानों को। अच्छा, वर्षा हो रही है बिजली मिल रही है 6-8 घंटे 10 घंटे। हाँ। वर्षा नहीं हो रही बिजली मिलती है 2 घंटे। नवादा में कितने घंटे बिजली रहती है? नवादा टाउन में बिजली अच्छी रहती है 18 घंटे 20 घंटे, बट नारदी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से किसानों को अगर खाद समय पर बात हो तो जब यूरिया की उसको जरूरत होगी तो यूरिया 400 रुपये बोरा की हो गई, अब 1200 रुपये बोरा, उसको यूरिया मिल ही नहीं रही, किसान परेशान है। तो किसानों की समस्या, थोड़ी हेल्थ पर मैं बहुत ध्यान दूंगा। तो पहला काम करूंगा शिक्षा पे, पहला शिक्षा पे, दूसरा मेरा हेल्थ होगा, क्योंकि शिक्षा में अभी हमारा नवादा में स्कूल है, ठीक है, मैं बहुत लगभग 400-500 या जितना हमारी क्षमता में गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये शिकायत रहती है कि निजी स्कूल वाले बहुत फीस लेते हैं, कोई मुरव्वत नहीं करते हैं, तो इसमें दयावान होते हैं आप? अन्य स्कूलों की बात मैं ना करूंगा, बट एक विधायक का जितना फंड होता है ना, हाँ। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, उतना मॉडर्न ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में माफ होता है 1 साल में। अच्छा, 1 साल में माफ? विधायक के फंड के बराबर, मतलब 5 करोड़ रुपए आप माफ कर देते हैं? लगभग 3 करोड़ 4 करोड़, उसका लिस्ट है हमारे इंस्टीट्यूशन में। जैसे आप ऐसे सोचोगे अगर 300-400 बच्चे फ्री पढ़ाते हैं, आप साल भर में फी जोड़ लीजिए उसका, 1 महीने में 8-10 लाख हो जाता है, तो आपको अगर एक ऐसे ही लगभग करोड़ से ऊपर हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते, जब हमारे यहाँ 20,000 स्टूडेंट स्कूल कॉलेज मिलाकर है, 5-7-8 हजार तो केवल स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके अचानक पापा दुनिया में ना रहे, किसी की मम्मी ना रहे, 50-100 बच्चे तो वैसे हैं, वो रोते हैं। मैं कहता हूँ मम्मी पापा को नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे को पढ़ा सकता हूँ, मैं तेरे को स्कूल से लेकर बीएड तक मैं निःशुल्क एजुकेशन दूंगा, जब तक तू नौकरी, जी, जब तक तू नौकरी ना कर लो। तो मेरा इस पर बहुत ध्यान रहता है। मुझे गरीबों का सेवा करना, समाज सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। कम्बल वितरण, लाखों कम्बल बांटते हैं, हमें दिखाने के लिए नहीं। तो स्कूल फी की बात हो, जहां मुझे दिख गया कि इसके साथ है सच में लाचारी, किसी जाति का और धर्म का, उससे मतलब नहीं, अगर वो उसके साथ लाचारी है, कोई बढ़िया खिलाड़ी है, कोई प्रतिभावान हमारे गरीब पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई कहता है बहुत अच्छा म्यूजिक में बहुत अच्छा कोई बच्चा हमारा करता है, मैं सैकड़ों बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता हूँ। कोई विकलांग परिवार के बच्चे हैं, मैं कितना बताऊं, मैं ऐसा इस पर मेरा फोकस होता है, और मैं समझता हूं कि वैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म यही है, सबसे बड़ा धर्म हुए। लेकिन डॉक्टर अनुज सिंह के बारे में हमारी टीम ने यह भी बताया कि हर साल जब 1 जनवरी आता है तो 30 और 31 दिसंबर की रात को बड़ी लंबी कतार लगी रहती है आपके यहाँ कुछ लोगों की, जो महिलाएं हैं, जो गांव से आए लोग हैं, और उन्हें आपके गार्ड कहते हैं कि अनुज बाबू आज नहीं मिल पाएंगे, तब भी उनको लगता है कि नहीं, मिलेंगे और कुछ करेंगे। यह क्या है? हुआ था क्या कि लगभग 2005-6-7 की बात है। मेरे स्कूल को अफिलिएशन लेना था, मैं किराए पे तो स्कूल खोला था, मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़ा बहुत 2-4 पैसे स्कूल से थोड़ा हुआ, चूंकि भाई तो मेरे पैसे तो कम थे, तो मुझे कहीं जमीन खरीदनी थी, जमीन सस्ती चाहिए थी मुझे, पैसे कम थे, जमीन चाहिए थे 2-3 एकड़। अफिलिएशन लेने के आप जानते हो कि 2 एकड़ मोर देन 2 एकड़ चाहिए। जी बिल्कुल। तो वहां पे मैं एक गाँव, एक गंगौली है, जिसको हम कुंती नगर नाम दिया है माँ के नाम पे। तो वहां पे पहली बार गांव के लोगों का, एक पल्लन मांझी बहुत गरीब परिवार का है, मांझी समाज का, सर इसको 2-4 कंबल जरा दे। तो मैं कहा कि अच्छा ऐसी बात है, भले इसको पुआल में, नेवारी होता है गांव में, बल ज्यादा दिन में नेवाली पुआल में इसको छुपा के सुलाते हैं, सर इसको ठंड लग जाएगी, वृद्ध आदमी है, बहुत गरीब परिवार का है। तो मुझे लगा ऐसा है तो क्यों नहीं कुछ कंबल वृद्ध लोगों में बांटा जाए। तो मैं पैसे कम थे मेरे पास, बट मैंने 100-200 लोग को जमा करवाया, और 100-200 कंबल 2006-7 में मैं बांटना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति को भी दिया, पल्लन मांझी को भी दिया, और उसके बाद और जो इलाके के वृद्ध लोग थे बुला के सबको मैंने रोड पे बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद से लगा कि ये तो सबसे जरूरी काम है, गरीब जो वृद्ध लोग हैं, ठंड में बहुत दिक्कत होती होगी। तो तब से मैं आज तक 1 जनवरी को कहीं घूमने नहीं गया, जीवन नहीं जाते हैं न, कभी नहीं जी। 1 जनवरी को मैं कंबल वितरण शुरू कर दिया, और मैं दिखावटी कंबल नहीं बांटता का सेशन पर 10 कंबल बांट दो, फोटो करा दो ना, मेरा नेचर में है, मैं फोटो पे विश्वास नहीं करता। मैं कंबल हर साल लगभग उस समय 1000, 2000, 4000 कंबल बांटते थे। अब तो ये समय आ गया कि 1 जनवरी को 11-12 बजते बजते 10-20 हजार की संख्या में पूरी रोड जाम होती है, और 10 किलोमीटर सराउंडिंग में ई रिक्शा करके लोग, सारे वृद्ध लोग
या कहिए बड़े जो कहिए अधेड़ लोग आ जाते हैं, उनको हमारी से जानबूझकर मैं कहीं सूचना नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग आएंगे, बट मैं सूचना नहीं देता। तो आकर गार्ड भैया जो हमारे सुरक्षा कर्मी स्कूल में होते हैं वो आके गेट पर बैठते हैं। तो वृद्ध लोगों को गार्ड भैया लोग कहते हैं कि भाई मामा कंबल नहीं बैठ, तो अभी खबर हमरा कोई नहीं मिल लो है, तो नहीं काहे लागल हो। तो वो लोग कहती नहीं बाबू तू झूठ काहल बोलो हो गार्ड जी, झूठ काहल बोलो हो, आज 1 जनवरी है गार्ड जी, आज कमलिया बटवे करते हैं आज। चूंकि वो समझती है कि हर साल ऐसा हो रहा है। सचमुच में 12 के बजते बजते हम लोग पहुंच जाते हैं। पहले से मैं अरेंज कर लेता हूँ 2-4 ट्रक कंबल और अरेंज करके रखता हूँ, और 1 जनवरी को 1 बजते बजते वहाँ पूरे ग्राउंड भर जाते हैं अधेड़ या वृद्ध लोगों से, और सभी समाज के लोग उसमें रहते हैं, जिनको भी जरूरतमंद जो हैं वो रहते हैं। और मैं बड़ा शौक से उनके साथ वो दिन बिताता हूँ, अपने दोस्तों के बुलाता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, लगता है जिंदगी में यही सबसे अच्छा काम है। चलिए, सबसे अच्छा काम करते हैं। देखिए, वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर अनुज सिंह जी, आप यह बताइए, देखिए आपने तो राजबल्लभ यादव और कौशल यादव को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब तो 2025 में चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले के चुनावों में इन दोनों में से ही किसी को आप वोट देते होंगे, मन को क्या अनुभव होता होगा? नहीं, मैं वहां पे एनडीए को हम लोग वोट करते हैं। एनडीए को वोट करते हैं? एनडीए को तो पहले पिछली बार आपने कौशल यादव को दिया था? हाँ, कौशल यादव को दिया था जी। चूंकि एनडीए को मैंने दिया था उस बार, चूंकि हमारा उसमें मानना है कि एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन जो अच्छा काम करे सरकारें, मैं उसे सपोर्ट करूंगा, उनके लिए काम करूंगा। तो मैंने वहां पे जो मुझे जितने कैंडिडेट थे उसके हिसाब से जो अच्छा लगते थे मैं उनको देता था। पार्टी को देखकर आपने वोट दिया? पार्टी को देखकर मैं, जो अच्छा सरकार को देखकर मैं, जो आजकल पब्लिक करती है तो मैं वो करता था। लेकिन ये सब समय की बात है, तो सब सारी बातें बीत गई। अब तो नया साल आ रहा है, नया चुनाव आ रहा है। तो नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक हैं? लोग कहते हैं कि थक गए हैं, अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। नीतीश कुमार का जादू आपको चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है या लोगों के मन में बुझ से गए हैं? देखिए, ये निर्भर करता है हर विधानसभा की अलग अलग सिचुएशन। जी, नवादा की मैं बात करूं तो वहां पे लोग कैंडिडेट के हिसाब से काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी की छवि आज भी अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हर विधानसभा में कितना अच्छा वो कैंडिडेट सिलेक्ट करके लोगों को देते हैं, इस पे वहां परिस्थितियां निर्भर करेगी। तो वहां पे एटलास मैटर कैंडिडेट पे भी चला जाता है। आप जैसे देखिए 2020 में नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री जी की पार्टी से ही कौशल यादव जी लड़े, तो यदि वहां पे पब्लिक पसंद करती कैंडिडेट को तो कौशल यादव जी एमएलए होते। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी को पसंद करते लोग, लेकिन कैंडिडेट को पसंद लोग नहीं कर रहे थे, वो तीसरे स्थान पे चले गए। तो इससे तो साबित होता है ना, बहुत जगह आप देखिए, बहुत सीटों पे कि पार्टियां, हिसुआ विधानसभा वहां पर भी बीजेपी हारी। कैंडिडेट यदि बदल लेती बीजेपी तो कैंडिडेट कहता है चुनाव जीत। अच्छा, अनिल सिंह को बदल लेती तो जीत जाती? बिल्कुल जीत जाती। नवादा में कैंडिडेट बदल जाते तो शायद वो सीट हो जाती। तो कैंडिडेट पे बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं जरूर कहूंगा कि पार्टियों को कैंडिडेट के सिलेक्शन पे प्रत्येक चुनाव में बहुत बारीकी से ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहिए और ग्राउंड पर जाकर देखना चाहिए, किसी के कहे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए, गंभीर प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम सवाल लेते हैं, क्योंकि आपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव में नामांकन भरने की तारीख खत्म हो रही हो और आपको नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, अमित शाह भी मान लेते हैं, बुलाकर कह दें कि डॉक्टर अनुज सिंह आप चुनाव न लड़ो, क्या आप बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे? नहीं, नवादा चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, ये मेरा अधिकार है जी। मैं भारत का नागरिक हूँ, बिहार का नागरिक हूँ और ये मेरा हक है। हमारे नवादा जिला के मतदाता का हक है कि अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव करे। तो जिसको पब्लिक पसंद कर रही है, इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए कि सभा में भीड़ जमा हुई, इसका मतलब लोग को लगता है कि नहीं, इस बार अनुज सिंह हमारे लिए कुछ करेंगे नवादा के लिए। अगर वैसे कोई कहते हैं तो ये उचित कहना भी नहीं चाहिए, और यदि कोई कहते हैं तो मैं चुनाव से पीछे नहीं हटूंगा। लड़ेंगे तो लड़ूंगा। चलिए, अब चलते हैं रैपिड फायर सेशन की ओर, जिसमें सवाल मजेदार होंगे और आपका जवाब संक्षेप में होगा। तो सबसे पहला सवाल, देखिए जमाना सेल्फी का है। जब कभी किसी से मिलते हैं तो लोग सेल्फी सबसे पहले लेते हैं। डॉक्टर अनुज सिंह को नवादा में 2 व्यक्ति मिल जाएं, राजबल्लभ यादव और कौशल यादव, किसके साथ सेल्फी लेना आज भी पसंद करेंगे? अभी के समय में किसी के साथ नहीं। दोनों में किसी के साथ नहीं।
नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, बेहतर डिबेट पार्टनर कौन? इसमें मैं नीतीश कुमार जी को बोलूंगा। नीतीश कुमार जी को बोलेंगे। नीतीश कुमार के साथ आप संवाद कर सकते हैं, बिल्कुल। तेजस्वी यादव नहीं। नहीं, नहीं। अमित शाह या प्रशांत किशोर, किसकी पॉलिटिकल क्लास आप करना चाहेंगे डॉक्टर अनुज सिंह जी, कि राजनीति को सीखते हैं, दुनिया को समझते हैं? अमित शाह या प्रशांत किशोर? दोनों का। दोनों का। क्या बात है। नवादा की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक, अपराध या अफवाह? सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है जी, उसको सुधारने की जरूरत है। हाँ। एमएलए यदि आप बन जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेल्फी स्टिक खरीदेंगे या बुलेट प्रूफ कार? नवादा है। इन दोनों में से कोई नहीं। इन दोनों में मैं से जनता की सेवा के लिए कोई भी काम करूंगा। राजनीति में जीतने के लिए दिमाग चाहिए या दिल? दिमाग और दिल दोनों चाहिए। दिमाग और दिल दोनों चाहिए। गुस्सा कब ज्यादा आता है डॉक्टर अनुज सिंह को? बच्चों की कॉपी चेक करते वक्त या पार्टी टिकट जब 2024 में न मिला था? गुस्सा मुझे कभी नहीं आती। हाँ। परिस्थितियों के अनुसार मैं अपने को माइंड मेकअप रखता हूँ। हमारा नीति है कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अच्छा, आपकी नीति है कर्म करो, फल की चिंता। अगर तेजस्वी आपको टिकट ऑफर करें और उसी दिन एनडीए भी ऑफर कर दे तो पहले किसका फोन उठाएंगे? मैं एनडीए का फोन उठाऊंगा। एनडीए का फोन उठाएंगे, मतलब एनडीए के लिए अब भी प्यार है। कोई बात नहीं। आप नेता ज्यादा हैं या टीचर? पहले शिक्षक तब नेता। सबसे खतरनाक सवाल जो अभी तक आपसे किसी ने नहीं पूछा, मैंने भी नहीं, जो सवाल पूछा जाना चाहिए था, वो सवाल बता दीजिए आपके बारे में। बिल्कुल। वहां पे नवादा को आप कैसे सुधारेंगे? अभी जो वहां पे परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जी किस पर ध्यान देने की जरूरत है? तो वहां पर मैं कहूँगा हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारा मगध में एक मांझी जाति है जी। मांझी समाज के बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते। नहीं जाते हैं। नहीं जाते। जिसके नेता जीतनराम मांझी हैं। जी। मुझे पहले चिंता है और दिल से वो चिंता है, दिखावटी नहीं। मैं सबसे पहले आने वाला समय में मैं प्लान कर रहा हूँ एक वैसा विद्यालय खोलूं जहाँ पर मांझी समाज के बच्चों को कम से कम 50% उसकी होगी और 50% में अन्य समाज के गरीब बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। एक काम मैं बहुत जल्दी करूंगा ताकि मांझी समाज के बच्चे पढ़े, उनके बच्चे भी नौकरी करें और आम कहता है जैसे और अन्य समाज के डेवलप लोग हैं वैसे मांझी समाज भी आगे बढ़े। इस पर मैं बहुत फोकस करेंगे। डॉक्टर अनुज सिंह जी, परीक्षा में चीटिंग करने वाला छात्र ज्यादा खतरनाक होता है या बिकाऊ विधायक? यहाँ पे मैं कहूँगा बिकाऊ विधायक। बिकाऊ विधायक ज्यादा खतरनाक है। दोस्त आपको टीचर मानते हैं या लीडर? दोस्त हमारे हमें टीचर मानते हैं। आपको इन नेताओं के बारे में एक एक शब्द कहने हैं या दो शब्द कह लीजिए। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। निजी जीवन में बहुत ईमानदार रहे हैं। निजी जीवन में ईमानदार रहे। लालू यादव बिहार के पॉलिटिक्स में उसने भी किया है जिस जैसा परिवार से बिलोंग करते थे, परंतु बहुत जगह उन्हें अपनी नीतियों में अगर बदलाव लाते तो शायद आज उनका नाम और ज्यादा होता। तेजस्वी यादव उन्हें बहुत अभी सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। बिहार के जनता के दिल को जीतने की जरूरत है। सम्राट चौधरी उन्हें भी थोड़ा अच्छा काम करना चाहिए। यदि मौका उन्हें मिला है तो थोड़ी बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों के साथ मिलकर काम करें और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। प्रशांत किशोर जी को भी अपनी जो काम कर रहे हैं उस काम पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ वो काम करते रहें। आने वाला समय उनके लिए अच्छा होगा। मतलब 2025 के बाद भी टिके रहे। बिल्कुल टिके रहे। चिराग पासवान बिल्कुल, वो भी हमारे कहिए युवा नेता में भविष्य है बिहार के देश के अच्छा नेता के रूप में आ सकते हैं। उन्हें भी अपनी जो कहता है काम है उस काम को बहुत ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन करना चाहिए और हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ाना चाहिए। राजवल्लभ यादव उन सभी को अपनी जो गलत नीतियां उसमें अपने को अब गलत जो विचार व्यवहार है उसमें अपने को बहुत सुधारने की जरूरत है। उन लोग गलत हैं। मैं ही नहीं कहता हूँ गलत है, जो भी उनसे अगर अपने को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कौशल यादव
दोनों के साथ मैं कहूँगा थोड़ी सी कौशल यादव जी के लिए वो भी थोड़ी अपने कहता है जो भी काम करने के तरीके हैं उसको और अच्छा बनाए तो उनके लिए अच्छा होगा। अशोक चौधरी जी जो भी कहता है बिल्कुल मैं ज़्यादा क्या कहूँ बट थोड़ा अपने इन सभी को आत्म मंथन की जरूरत है कि आप अच्छा काम करो ताकि पब्लिक आपको पसंद। अशोक महतो उन्हें जो आजकल के समय में जो बुरा से पॉलिटिक्स अपनाए हैं जो स्टेटमेंट देते हैं उनसे बचना चाहिए। अखिलेश सरदार उन्हें भी अपने क्षेत्र में और अच्छा काम करने की जरूरत है। नवादा के सांसद डॉक्टर विवेक ठाकुर बिल्कुल जो कहें वो करें और जमीन पर और अच्छा काम करें और नवादा के लोगों को और समय देने का प्रयास करें। व्हाट्सएप ग्रुप में डॉक्टर अनुज सिंह को सबसे ज्यादा मैसेज राजनीति वाले आते हैं या बच्चों की फीस याद दिलाने वाले? मैसेज अभी आज के समय में तो राजनीति का ज़्यादा मैसेज आते हैं, लेकिन बच्चों की फ़ी की बात है तो मैं प्रत्येक दिन उनकी समस्या को देखते रहता हूं तो वो सारी समस्याएं उनकी दूर हो जाती है। जनता का प्यार मीठा है या तीखा? जनता का अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता का प्यार मीठा होगा और आप जनता के साथ गलत व्यवहार करें तो उनका प्यार आपका तीखा हो जाएगा। नवादा का सबसे अच्छा खाना जो आप मुझे खिलाना चाहें? मैं कहूँगा रजौली का बालूशाही खा लेंगे और पकड़ी बनमा का बारा खा लेंगे। चलिए, ये दोनों नवादा का प्रसिद्ध रहा। और थोड़ा सा और आगे बढ़े नेमदारगंज और फतेहपुर का पेड़ा खा लीजिए। फतेहपुर का पेड़ा जी, जी। अगली बार आप आएंगे तो जरूर लेकर आएंगे। नॉनवेज लवर हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ बट एक बात और कहूँगा, थोड़ी सी नवादा का सिल्क उद्योग में कादिर का बहुत नाम है, मैं वो आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। जरूर। नवादा का सबसे बड़ा दर्द डॉक्टर अनुज सिंह जी आपके हिसाब से? सबसे बड़ा दर्द ट्रैफिक जाम प्लस नवादा शहर की कहता है स्वच्छता। जी, स्वच्छता। अच्छा, आप टीचर बन गए डॉक्टर अनुज सिंह जी, अब आप नेता भी बनने जा रहे हैं। अपने बचपन को याद कीजिए, आपने कभी परीक्षा में नकल की थी, चोरी की थी, चीटिंग की थी? नहीं, हमारा जब दौर था जब हम लोग 10th से लेकर आगे की पढ़ाई किया, हाँ। तो हम लोगों ने कहीं कोई चीटिंग नहीं मैंने किया जी। केवल एक जगह एक एग्जाम मैंने जिंदगी में दिया, वो एग्जाम है एमएड का और बीएड का, जिसमें मैंने न तो पढ़ाई किया आना तो चोरी किया। अनुभव के आधार पर दोनों परीक्षाओं को मैंने अच्छा से लिखकर और अच्छा सफल हुआ। चलिए, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेल्यूर? हमारी लाइफ में कोई फेल्यूर नहीं, जिसमें भी मैंने कोशिश किया उसमें सफलता मुझे। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट? शिक्षा के क्षेत्र में भगवान ने मुझे बहुत ज़्यादा कहता है सपोर्ट किया और मैं आज नवादा में एक पहचान बनी तो शिक्षा की वजह से, तो मैंने इसमें गॉड को थैंक्स करना चाहूँगा, अपने समर्थकों का बहुत ज़्यादा। आखिरी सवाल, शराबबंदी के बाद नवादा में शराब मिलती है या नहीं? शराब मिलती है। शराब मिलती है। तो चलिए देखिए, नवादा का सब कुछ खोला डॉक्टर अनुज सिंह ने और ऐलान कर दिया इस पॉडकास्ट में कि मैं नवादा लड़ूंगा। यदि एनडीए ने टिकट दे दिया तो ठीक है, निर्दलीय भी लड़ेंगे और जीतेंगे, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और इस बार 1990 से चल रहा सिलसिला जो राजवल्लभ यादव और कौशल यादव के इर्द गिर्द ही घूमता है वह टूट जाएगा। और डॉक्टर अनुज सिंह कह रहे हैं कि 2025 के नवंबर महीने में बिहार विधानसभा के भीतर हम होंगे, नवादा की शक्ल बदल जाएगी और जीत का रंग भी खुशनुमा होगा। तो डॉक्टर अनुज सिंह, आज आप मेरे पास आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चुनाव के मैदान में भी हम लोग मिलेंगे। तो हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि जो आपने आज सुना और समझा, विशेषकर नवादा के लोगों से, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।